हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ वो 11th क्लास से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर है आपका, चैप्टर नेम क्या रहेगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस वीडियो में ये जो शॉर्ट वीडियो होगा इसमें हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, देन वीडियो के पार्ट आते रहेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होगे, पहले से मैंने लिख रखा है इंट्रोडक्शन मींस इसमें हम लोग सिर्फ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, क्या होता है मतलब फॉर द इंटरेस्ट, आपको चैप्टर में मजा आना चाहिए उसके लिए बताने के लिए। ओके, सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने बता रखा है चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन कर रहा है। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, मतलब ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे उसके बारे में यहां पर गिवन है। आपको देख रहे होगे ये जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और मैकेनिक्स बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? मोशन, स्टडी ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ रही हो, शायद ये वर्ड पहले से सुना हो आपने। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे और मैकेनिक के पार्ट कितने होते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो मैकेनिक्स के 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो स्टैटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स और तीसरा है काइनेमेटिक्स। शायद मैं अपने सेंटेंस को फिर से रिपीट कर सकूं आप लोग के लिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मतलब मैकेनिक्स के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले जान लो कि ये जो पूरा यूनिट है उसका ये जो चैप्टर है, तो ये यूनिट कहां से आता है और इस यूनिट के कितने पार्ट हैं। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत 3 चीजें पढ़ते हैं, एक तो स्टैटिक्स पढ़ते हैं, एक डायनामिक्स पढ़ते हैं और एक काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं ये है क्या एक्चुअली में। अगर हम लोग स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स, स्टेट, शायद ये वर्ड ही समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टेबल है। तो उस दौरान उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ऑब्जेक्ट लाइक क्या क्या कॉजेज होंगे उसके स्टेबल होने के, इन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अब मे बी कोई आपका ब्लॉक है कुछ इस तरह से स्टेबल है, ये रुका हुआ है। ओके, तो सिंपल सी बात है, रुका हुआ है तो इसका जो mg होगा वो नीचे वर्क कर रहा होगा और रिएक्शन फोर्स जो कि ये सरफेस लगा रहा होगा r ऊपर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तब भी इसमें कुछ ना कुछ है, वेट वगैरह अप्लाई हो रहा है। मे बी अगर इसको हमने स्लाइड करा कुछ इस तरह से, अगर ये स्टेट कंडीशन में यहां पर भी स्लाइड नहीं हो पा रहा है, मे बी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू ज्यादा है, तो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगने वाला है और आपका जो रिएक्शन फोर्स है वो सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन जो वेट होता है mg वो हमेशा नीचे वर्क करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैकेनिक्स में जो पहला पार्ट है स्टैटिक्स, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट जब स्टेट कंडीशन में हो तो उस दौरान उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक्स की। ठीक है, तो डायनामिक्स में आपने देखा है कि ऑलरेडी मैंने लिख रखा है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बाय कंसीडरिंग इट्स कॉजेस। ठीक है, शायद ये बात समझ में आ रही होगी। आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है कि जब ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में तो हो, लेकिन मोशन में होने के कॉजेस क्या हैं उनके बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हो तो सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? डायनामिक के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मे बी आपका वही ब्लॉक है, ये अब क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूव हो रहा है। तो एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही, मोशन में लाने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इसी ब्लॉक पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, स्पीड होगा। ठीक है, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों को मैंने सेम सेम लिख दिया है तो इसको डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस रहेगा। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये चीजें होने के लिए जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल है आपका फोर्स। तो डायनामिक्स में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बाय कंसीडरिंग इट्स कॉजेस। ठीक है, तो आपको पता है क्या लगता है, फिजिकल टू ma, मतलब मास एंड एक्सेलरेशन का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो f रहता है। बाकी आपको पढ़ना, जो भी आप पढ़ोगे वो डायनामिक्स से रिलेटेड पढ़ने वाला हो। स्टैटिक्स तो आप फ्रैक्शन में जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे, काफी कुछ चीजें इनसे रिलेटेड। ये आपका पढ़ने वाले हो, न्यूटन्स लॉ में पढ़ने वाले हो। न्यूटन्स लॉ के बारे में जो डिस्कशन किया, न्यूटन सेकेंड लॉ है ये आपका, f इक्वल टू ma। ओके, तो इतना कुछ पढ़ने वाले हो आप, वो आप पढ़ोगे डायनामिक्स में। अब हम लोग बात कर देते हैं काइनेमेटिक्स की। ओके, तो काइनेमेटिक्स क्या है? इसमें आप स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय
नॉन कंसीडरिंग इट्स कॉजेस। बाय नॉट कंसीडरिंग इट्स कॉजेस मतलब उस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए जो कॉजेज हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो क्या क्या अप्लाई है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज रख रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आपको यहां आपके लिए, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय नॉन कंसीडरिंग इट्स कॉजेस, इट्स कॉजेस। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग कॉजेस को नहीं लेंगे तो उस दौरान ऑब्जेक्ट में क्या क्या लग रहा होता है, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलेरेशन, टाइम। तो इनको हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोशन की 3 इक्वेशन से, जो कि है आपका v इक्वल टू यू प्लस एटी, और जो आपका सेकेंड इक्वेशन रहता है वो रहता है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन आपका रहेगा वो रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इतना हम लोग डिस्कशन करेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, डायनामिक्स में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में डिस्कशन होता है। और काइनेमेटिक्स में मूव तो कर रहा है, उसके बारे में जो जो उसके कॉजेज हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उस दौरान उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसके लिए इनिशियल, फाइनल, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। तो उसके बारे में जो भी डिस्कशन होगा वो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत होने वाला है। ओके, तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। ओके, अब हम लोग जो पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो बेसिकली जो काइनेमेटिक्स है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं इसको रफ करे दे रहा हूं, इतनी देर के लिए आप लोग वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि ये जो चैप्टर है ये कहां से आता है। तो मैंने बताया ये चैप्टर कहां से आ रहा है, काइनेमेटिक्स से आ रहा है। ओके, जो कि मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, शायद इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, सुनाओ हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हमने बताया था हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलो ले लेते हैं काइनेमेटिक्स को ले लेते हैं। ठीक है, अब इस काइनेमेटिक्स के भी 3 पार्ट है। अभी बोलोगे सर क्या हो रहा है ये, चलो ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के भी 3 पार्ट है, एक हम लोग पढ़ेंगे 1D, दूसरा पढ़ेंगे 2D और तीसरा पढ़ेंगे 3D। ओके, शायद आपको समझ में आ रहा हो, पहले से ये नेम भी कहीं सुना हो। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। ये तो चलो मैंने फुल फॉर्म बता दिया, इनका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं 1D की, तो 1D मोशन है, 2D भी मोशन है, 3D भी मोशन है। 1D मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, मतलब उसका जो पाथ है वो डिसाइडेड है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा इस पर डिस्कशन नहीं करने वाले, छोटी छोटी बातें जान लो, आपको शायद समझ में आ जाएगा इजिली कि जब ऑब्जेक्ट आपका किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो तो 1D है, मतलब उसका पाथ कैसा है, डिसाइडेड है। तो फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेन होती है, आपको पता है कि उसका पाथ डिसाइडेड है, या तो वो आगे जा सकती है उसी पाथ पे या फिर पीछे आ सकती है। ठीक है, तो उसका एक एक्सेस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी 1 डायमेंशन में मोशन करता है, मतलब आपको पता है कि 3 डायमेंशन होते हैं। ओके, y, x एंड z। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में मोशन करता है तो ये 1D मोशन है। ठीक है, इसका पाथ डिसाइडेड है, या तो ये इधर जा सकता है या फिर इधर आ सकता है। ठीक है, या तो ये इधर जा सकता है या फिर इधर आ सकता है। ये है x में, ये y में ही है, और ये z में रहेगा, मतलब किसी एक ही डायमेंशन में मोशन करेगा तो 1D है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेन, अगर हम लोग का भी पाथ डिसाइड कर दिया जाए, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पाथ डिसाइड कर दिया जाए तो वो 1D मोशन के अंतर्गत आता है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं 2D मोशन की। 2D मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है तो वो 2D मोशन है, मतलब अगर किसी 2 डायमेंशन में मोशन इजिली कर पा रहा है तो 2D है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो प्लेन पे चलते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, ये है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आएगा। और ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं जो अर्थ सरफेस पे चलते हैं, तो मतलब वो अर्थ सरफेस पे अगर चल रहे हैं तो वो एक टाइम में अपनी 2 डायमेंशन ले सकते हैं। मतलब वो मेरे पास चॉइसेस, मतलब यहाँ पे खड़ा हूं, चॉइसेस क्या है मेरे पास, या तो मैं सीधे जा सकता हूं, या फिर मैं इधर जा सकता हूं, या फिर मैं इधर जा सकता हूं। तो इधर जाना और इधर जाना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, कई बच्चों के समझ में नहीं आता है। मेरा स्ट्रेट जाना और पीछे आना ये एक ही डायमेंशन है,
इधर जाना और इधर आना ये भी एक ही डायमेंशन है। तो मतलब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन मिलके कितने हो गए, 2 डायमेंशन हो गए। मतलब हम एक समय पे खड़े होके हमारे सामने जो चॉइसेस हैं वो कितने डायमेंशन में जाने के लिए हैं, 2 डायमेंशन में। मैं उड़ नहीं सकता, ना ही अंदर घुस सकता हूं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं उड़ भी सकता तो शायद मैं 3D मोशन कर रहा होता। तो मैं कितने करने वाला हूं, 2D मोशन करने वाला हूं, 2 डायमेंशन में। ओके, शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 3D भी साथ में एक्सप्लेन हो गया कि जो ऑब्जेक्ट फ्लाई कर सकते हैं या पानी के अंदर रह सकते हैं वो 3 डायमेंशन में मोशन करते हैं। फॉर एग्जांपल फिश, है ना, बर्ड्स, मॉस्किटो, कई सारे एग्जांपल हैं। ओके, तो ये 3 डायमेंशन मोशन कर सकते हैं। रॉकेटमैन समझते हो ना, सुपरमैन, चलो ठीक है छोड़ो। तो ये 3 डायमेंशन मोशन कर सकते हैं। मतलब एक टाइम में इनके पास जो चॉइसेस हैं डायमेंशन में जाने के लिए वो कितनी है आपकी, 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, मतलब ये 3 डायमेंशन में जा सकते हैं। और इसके लिए ये कितने में जा सकता है, y, x एंड z, ये 2 डायमेंशन में जा सकता है। मतलब कुछ इस तरह से। ओके, शायद आपको समझ में आ रहा हो। सीधा नहीं कि स्ट्रेट जाए, कैसे भी जा सकता है। बात समझ में आई आपको? तो ये काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग 1D 2D 3D पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे होगे चैप्टर का नेम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल सी बात है, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, 1D 1 डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन यहीं पे थोड़ा नहीं खत्म होता है। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद हम लोग सीधा चैप्टर पे आ गए हो, तो ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं। ओके, तो सीधा हम लोग चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तो चैप्टर क्या था, ये था जो नीचे लिखा हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे आ गए, तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमें पहली हेडिंग मिलती है वो यही मिलती है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़ेंगे, देख लो ध्यान से। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, ओके, एंड वेलोसिटी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, और स्पीड के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस तो हो गया ना आपका, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो इतना सब कुछ पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग इनमें से पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अलग अलग डाल लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस और एक तरफ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। शायद ये आपने पहले भी पढ़ा हो। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, गाय का बछड़ा है, गाय का बच्चा, बछड़ा, जो भी बोलते हैं उसको आवाजें निकालना है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। चलो, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ को फॉलो करो, मतलब लाइक जो पाथ आपको दिया हो उसी को फॉलो करते हुए अगर आप जा रहे हो तो डिस्टेंस है। अगर आप पाथ के एक शॉर्टेस्ट वे को फॉलो करते हो, मतलब पाथ को फॉलो नहीं करते हो, तो वो आपका क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो आपका रहता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो बातें आपने सुन रखी है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा था। चलो थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसमें आपका रहता है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। शायद आपको दिख रहा हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एंड अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की बात करें तो इसमें आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, शायद ये समझ में आ रहा होगा, शायद क्या है, आता ही है। तो इसमें आपका रहता है डिस्टेंस, ये रहता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपका स्केलर है, स्केलर है। और ये कैसा है, ये आपका कैसा रहेगा, वेक्टर रहेगा। ओके, ये आपका स्केलर क्वांटिटी रहेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। क्यों रहेगा इसके बारे में अभी हम लोग बता देंगे, आगे इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। तो साथ में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है जान लेते हैं। मैं भी हमने कुछ पॉइंट ले लिए। एक आदमी था, एक पर्सन था जो यहां से चला बी पॉइंट पर पहुंचा और इसने 5 किलोमीटर का सफर तय किया, और बी से ये फिर सी पर आया, और सी पर आने पर इसने फिर वापस से 5 किलोमीटर का सफर कंप्लीट किया। ओके, 5 नहीं, इसको थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 3 किलोमीटर ले लेते हैं, कम लग रहा है ना उससे। ओके, तो इसने ट्रैवल किया। तो अगर हम लोग इसके एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हैं, इधर जाते हैं फिर हम इधर आते हैं, अगर हम इधर जाते हैं और इधर आते हैं, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया,
5 और 3 8 किलोमीटर हो गया ना। ये बात समझ में आ रही? मतलब ये कितना जा रहा है? 8 किलोमीटर जा रहा है ना। अब अगर मैं इसका क्या निकालूं, डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या, इनिशियल से, मतलब ये यहां से होते हुए यहां आया ना, तो ये आपका इनिशियल से लेके फाइनल के बीच का जो होगा, तो मे बी इससे तो कम ही होगा ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं अप्रॉक्स कितना ले लेते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट इसका निकल के आ रहा है इस पर्सन का, वो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ रहा है, मे बी हमने ले लिया 6 किलोमीटर। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है, या 6.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर निकल के आ रहा है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, तो ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो चलो हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ बना देते हैं। वही ए से लेके कहां तक गया, बी तक गया, और बी से लेके कहां पर आया, सी पर आया। ये था कितना, 5 किलोमीटर, और ये कितना था, 3 किलोमीटर था। तो अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो कितना होता है, 8 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो ये कितना जा रहा है, 6.5 किलोमीटर जा रहा है। ओके, अप्रॉक्स में मैंने ले लिया। तो ये इसका क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट रहा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपको यही बताने का रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, कैसे पता करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, बहुत सारी बातें हैं, आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हो। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है, और ये किसको फॉलो करता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो ये डेफिनेशन वगैरह आप लोग लिख लेना। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया तुम लोग को किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कि आपका जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्यों है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्यों है, ये जान लो। ओके, बहुत आसान है, कैसे जानोगे। ओके, तो अभी भी जो कहानी चलने वाली है वो किसके बिटवीन चलने वाली है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ही बीच में चल रही है। ओके, तो शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इन्हीं के बिटवीन में जंग जारी है। ओके, सो नाउ कुछ ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, ए से लेके बी तक। ये कोई पर्सन है जो जा रहा है। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ए से लेके बी तक जा रहा है, फिर ये सी तक आ रहा है। तो कुछ बातें यहां पे जान लो, कुछ बातें क्या जाननी है, कुछ बातें जान लो। ठीक है, क्या जाननी है, अगर ये था आपका 10 किलोमीटर और ये भी था आपका 10 किलोमीटर, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि इसका डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। कहां से, ए से लेके सी तक जाने में 20 किलोमीटर जा रहा है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट भी था वो भी कितना था, 20 किलोमीटर था। तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, बताइए जरा। मतलब जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही कैसे हो गए, इक्वल हो गए, है ना, इक्वल हो गए ना। तो इक्वल हो सकते हैं, इक्वल होना पॉसिबल है। कैसे इक्वल हो सकते हैं, हम क्या करें इसको, ऐसे 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 पहले हमने जब ये 2020 आ रहा है तो 2020 आने का कंडीशन क्या रहे कि हम ए से कहां तक जाएं, बी तक जाएं, और बी से कहां तक जाएं, सी तक जाएं। तो ये आपका 10 किलोमीटर हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। तो इसका जो डिस्टेंस निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, और जो डिस्टेंस है ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कभी डिस्टेंस कम नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट से, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज और पॉसिबल है कि जो डिस्टेंस है वो आपकी ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा एक्यूर है, और ये भी है इक्वल भी हो सकती है। तो बात समझ में आई ना आपको, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बिटवीन का रिलेशन बड़ा इजीली है, मैं आपको बता दूं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल हो सकते हैं, और में भी डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस कम हो और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कर दिए जाते एग्जाम में, एमसीक्यू में, तो आप बता सकते हो, वहां पे आंसर दे सकते हो। तो ये बात समझ में आई ना। मतलब अगर हम जा रहे हैं कितना, वही डिस्टेंस जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डायरेक्शन बदल के लिख दिया, तो डायरेक्शन बदलने पे जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल के आ रहे हैं, सेम निकल के आ रहे हैं। लेकिन इस वाले सिचुएशन में सेम नहीं निकलेंगे। इस वाले में मतलब डायरेक्शन बदल देने पे, मेरी बात समझने की कोशिश करना, इसको अपन ले लेते हैं केस फर्स्ट, और इसके ले लेते हैं केस सेकेंड ले लेते हैं।
ठीक है। तो हम केस सेकंड की बात करें, केस फर्स्ट के लिए, तो केस सेकंड की अगर हम बात करें तो जो इसका डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 20 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, मे बी कुछ कम निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, उसको ले लिया हमने 15 किलोमीटर। कितना ले लिया? 15 किलोमीटर। तो बात समझ में आई ना कि हमने क्या करा, ये जो आदमी था ना, जो भी था, ये जो चल रहा था, ट्रैवल कर रहा था, ए से लेके बी, बी से लेके सी तक जा रहा था। अभी ए से लेके सी तक जा रहा था तो सीधा जा रहा था, मतलब ये डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा था। तो इसका डिस्टेंस कितना निकला? 20 निकला। अब यहां पे आके इसने डायरेक्शन बदली, लेकिन डिस्टेंस एज वेल एज कितना है? 20 है। लेकिन क्या बदल गया? डिस्प्लेसमेंट बदल गया। तो भैया यही तो हम लोग को पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डायरेक्शन चेंज होने पे अपना मैग्नीट्यूड बदल दे रही है तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज करने पे डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है तो इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और अगर डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ, बीच में मैसेज आया, डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड ना बदले तो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। वाई एडिंग भी लगा सकते हो आप अपने नोट के तौर पे, वाई डिस्टेंस इज स्केलर एंड वाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो नाउ ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधा इसके बाद सीधा पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये किसी मतलब ऐसा नहीं होता है, वो आता रहता तो पहले विविध भारती में तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। चलिए, ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।